दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं प्रोमिला जी। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ आज की कहानी प्रोमिला जी की ज़ुबानी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जो हमारे दर्शक हैं, आपने यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक किया है। यस। उस दौरान जो आपका पल रहा है यूपीएससी की जो तैयारी करने के दौरान, तो वो जो हमारे दर्शक हैं उनसे शेयर करें मैम। ज़रूर। मेरा नाम प्रोमिला गुप्ता है। मैं भारतीय रेलवे में, मेरी सर्विस का नाम है IRTS। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको IRTS के बारे में पता होगा। भारतीय रेल यातायात सर्विस इसे कहते हैं हिंदी में। और ये मैंने 2005 यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम 2005 में किया था क्लियर। और अब मुझे आज अराउंड 15 साल के बाद ये पूछा अगर जाए कि आप उन पल को शेयर कीजिए तो मुझे बैक अपनी लाइफ की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पल वैसे तो भुलाए नहीं भूलते हैं, बहुत ख़ास पल थे। क्योंकि उन पलों में आप केवल एक पेपर की तैयारी नहीं करते हैं, आप अपने बारे में बहुत जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यूपीएससी, मैं एक बिज़नेस फैमिली से आती हूँ तो किसी को यूपीएससी ज़्यादा पता नहीं था। मेरे परिवार में सब बिज़नेस ही करते रहे हैं और पढ़ाई वगैरह का ज़्यादा माहौल नहीं था, ज़्यादा मुझे भी आइडिया नहीं था। लेकिन मन में था कि ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए, कुछ थोड़ा अलग चाहिए, अपने लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, समाज के लिए कुछ करने का मन था। तो लगा कि ये IAS बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें मैं बहुत कुछ करके दिखा सकती हूँ समाज के लिए और अपना भी टैलेंट दिखा सकती हूँ कि मैं किसी लायक हूँ। तो ये जो मैंने सोच अपने पिता से शेयर करी तो वो मेरे पिता का उसमें बहुत सहयोग रहा। अगर वो उस समय मेरी बाकी बहनों और कज़न्स की जैसे शादियाँ हो रही थीं और सबको लग रहा था कि क्या ज़रूरत क्या है, बिज़नेस फैमिली में ये भी देखा जाता है कि ज़रूरत ही क्या है, सब कुछ तो है। तो उन्होंने मेरे टैलेंट को, मेरी भावनाओं को बहुत ऊपर रखा, मुझे प्रोत्साहन दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे के मन में भी ऐसा कुछ है, प्रोत्साहन ज़रूर दें। हाँ, उसके टैलेंट के बारे में आपको पता भी होता है, उसकी आदतें बता देंगी। तो मेरी आदतें शायद ऐसी थी कि मेरे पिता को मुझ पर था भरोसा कि इसे थोड़ा समय देंगे तो शायद ये कुछ करके दिखाए। फिर उन्होंने मुझे समय दिया। और यूपीएससी ऐसी चीज़ है जिसमें समय भरपूर चाहिए। तो जब आप ऐसे समय में तैयारी करना शुरू करें, जब बाकी आपके साथ के लोग सेटल हो रहे हों, ऐसे में परिवार ही आपका सहयोग देता है। तो मेरे परिवार ने बहुत सहयोग दिया। 3-4 साल मुझे लगे, मैं दिल्ली गई, मैंने कोचिंग लिया, दिन रात पढ़ाई भी करी। जो इसका सॉल्यूशन और कुछ है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पढ़ाई के बिना यूपीएससी अगर हम सोचें कि कोई दाम लगा के कर लेंगे तो वो बिल्कुल संभव नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे क्वालिटीज़ भी चाहिए, विवेक चाहिए। एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार करने की हिम्मत चाहिए, दोबारा उन्हीं चीज़ों को पढ़ के उन्हीं में से कमियां निकालने का हुनर चाहिए। ये सब आता है जब आप सच में चाहते हैं कुछ करना। तो मैं यही कहूँगी, जितने भी यूपीएससी के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, सही दिशा में आप जा रहे हैं, आपको भी पता है। केवल आप अपने आप से मत छुपाइए। आप कोचिंग लीजिए, आप गाइडेंस लीजिए, लेकिन आप आजकल इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है, हमारे टाइम पे नहीं था। तो आपको खुद जानना भी होगा कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ बोलना ज़रूर चाहूँगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। तो और लोग, बच्चे भी बहुत हो जाने से पर्सनल गाइडेंस वो कहीं किसी को दे भी नहीं पाते। तो ऐसे में इंटरनेट का आप सहारा लीजिए, टेक्नोलॉजी है, उसमें सही चीज़ें देखिए, आपको मिलेंगी। जो चीज़ आप चाहेंगे वो मिलेगी ज़रूर, पर आपने चाहा है उसे, सारा प्रश्न ये यहाँ पे है। अगर आप सच में यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, यूँ कर सकते हैं, लेकिन आपको शांत रहना है, आपको मेहनत करनी है, आपको अपनी दिशा खुद देखनी है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, उन पर काम करना है और भगवान पर और खुद के टैलेंट पे पूरा विश्वास करना है। थैंक यू। वो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो पल और जब आपने एग्ज़ाम दिया, इस दौरान क्या क्या आपके साथ, मतलब बहुत कुछ हुआ। जब कुदरत आपको कुछ बड़ा देना चाहती है तो आपका इम्तिहान लेती है। तो अगर आप यूपीएससी को बड़ा प्लेटफॉर्म, जो कि डेफिनेटली वो है, मानते हैं, समाज में है, आपके अपने पर्सनल ग्रोथ में है, करियर में है, एक सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर में टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट आप बनते हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जैसे मैं रेलवे में हूँ। तो इसके लिए आपको उन पलों में अपने इम्तिहान खुद ही देने होते हैं। कुदरत आएगी,
कुदरत किस फॉर्म में आएगी, ऐसे साथी मिल जाएंगे जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। मेरे केस में ऐसे हुआ था। मेरे साथ की लड़कियां जो थीं शायद उनसे मेरी नहीं उतनी बन पाई पढ़ाई की, तो मैं अलग मुझे रहना पड़ा। अलग होने की हिम्मत चाहिए। आप जिनके साथ पढ़ने आए हैं उनसे अलग होके एक नए शहर में अपना खुद से कोचिंग और ये सब हैंडल कर रहे हैं और आपको ज़्यादा पता भी नहीं है, तो विश्वास चाहिए। वो पल नाजुक होते हैं, लेकिन आपका हौसला अगर बुलंद है और आप दिल से चाहते हैं तो आपको मिलेगा ज़रूर। वो पल बहुत कठिन थे, लेकिन आज अगर मैं उन पलों को याद करूं तो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही ब्यूटीफुल पल वो थे। वो उन्होंने मुझे मेरे बारे में जितना अच्छा आज महसूस मैं करती हूँ सोच के कि वाह मैंने स्टैंड ले लिया, मैंने करके दिखा दिया, तो वो आपको पूरी ज़िंदगी गाइड करेंगे। कहीं आपको मुश्किल आएगी, सिचुएशन आएगी, तो आपको वो पल याद आएंगे कि तब भी तो आपने करके दिखाया, तो अब क्या हुआ। तो कई बार मैम ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो दिल में क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव थिंक बहुत ज़्यादा होता है कि ये तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस। Yes. जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो आधा तो हमें पता लग जाता है कि क्लियर होगा नहीं होगा। Yes. लेकिन अगर है भी कि क्लियर हो जाएगा, लेकिन मन में आता है अगर क्लियर होंगे तो क्या करेंगे, नहीं होंगे तो क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या? यूपीएससी बहुत डाइसी है, मैं बता देती हूँ। जब जिनको लगता है कि हमारा क्लियर हो ही जाएगा, उनका नहीं हो पाता है। ऐसा बहुतों के साथ होता है। और जिनको लगता है, जैसे मेरे जैसे जो पेपर के बाहर आके रो रहे थे, हमारा नहीं हो पाएगा, हमने तो ये मिस कर दिया, जबकि आपने अपना बेस्ट दिया पर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो आप अपनी कमियों पे फोकस हो जाते हैं कई बार। तो यूपीएससी जब तक नहीं हो जाता, ये तो मेरे ख्याल से नहीं आज की डेट में कोई बोल सकता कि मेरा हो जाएगा। हो जाने के बाद तो वैसे ही खुशी इतनी होती है कि अपने आप आगे के स्टेप्स आप ले लेते हैं। मैम अभी ज़्यादातर तो हम देखने में आता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना किसी एग्जाम के, जैसे कोटा में, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, आत्महत्या कर लेते हैं बच्चे। हाँ, गर्ल्स हो गए, बॉयज़ हो गए। इसमें इसके बारे में मैम, इसके बारे में मैं बस इतना कहूँगी कि समाज का जो क्राइटेरिया हो गया है वो बच्चों से एक थोड़ा गलत दिशा में भी चला गया है। हमारे अपने ही जैसे बच्चों के पेरेंट्स उनको ये सपोर्ट ज़रूर दें कि आप जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं, अगर आप कोशिश कीजिए, अगर आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं, उसी के लिए आप गए हैं। लेकिन कंपटीशन है, कई बार आप में कोई कमी रह भी सकती है, तो ऐसे में भी पेरेंट्स को ये बोलना है थोड़ा सा, जो जैसे कोटा के बच्चों के लिए खास बार मैं बताऊं, ईगो इशू या प्रेस्टीज इशू मत बनाइए उनका, या उनके टैलेंट से इस पेपर को लिंक मत कीजिए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा वहाँ नहीं हुआ तो वो टैलेंटेड नहीं है या उसने मेहनत नहीं करी। आप उसको सही आंकिए और उसको भी सिखाइए कि वो खुद को सही आंके। हो सकता है बच्चा खुद ही कहे कि मेरा इसमें मन ही नहीं है, मैं करूँगा ही नहीं। तो जो ओवर एक्सपेक्टेशंस कई बार पेरेंट्स बच्चे से लगा बैठते हैं, और बच्चे की उम्र बहुत कच्ची होती है, टीनेजर्स जनरली, इवन यूपीएससी भी लोग बहुत जल्दी आजकल स्टार्ट कर देते हैं, वो उम्र भी मैं कहूँगी कि थोड़ी कच्ची होती है। उसमें आप उनको अपनी एक्सपेक्टेशन के तले ना दबाएं, उनके फ्रेंड बने, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुने और उन्हें कॉन्फिडेंस दें, और उन्हें उनकी सच्चाई ज़रूर बताएं कि बेटा शायद आप इसके लिए नहीं बने हो तो इसे छोड़ देते हैं, और बहुत लाइंस हैं, या फिर आप इसी के लिए बने हो, आप प्लीज़ इसको ट्राई करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर भी नहीं होता है तो वो भगवान की मर्जी होगी। एक सही अप्रोच, एक बैलेंस्ड अप्रोच फ्रॉम द पेरेंट्स साइड बहुत ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए, सपोर्ट के लिए। मैम आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे आपको मतलब हार आपको मिली, फिर आपने उसका सामना किया? बहुत बार। एक कहानी, क्योंकि जैसे एक कहानी मैं ज़रूर यहाँ बताऊँगी, यूपीएससी के दिनों से रिलेटेड ही बताऊँगी। मेरे सेकंड अटैम्प्ट जो मैंने दिया उसमें मेरा प्रीलिम्स तो हुआ परंतु मेंस नहीं हुआ। पहला अटैम्प्ट तो मैंने बिना पढ़े दिया था, तो उसमें तो कुछ भी नहीं होना था, जस्ट देखने के लिए कि यूपीएससी क्या है। तो पहले अटैम्प्ट को मैं काउंट ही नहीं करती। सेकंड अटैम्प्ट के लिए मैंने तैयारी करी थी, काफ़ी पटियाला से कोचिंग करी थी, तो प्रीलिम तो ठीक से हो गया, मेंस भी ठीक गया था, तो मेरे हिसाब से मेंस होना चाहिए था, परंतु मेंस नहीं हुआ। मेंस ना होने का मतलब है अब दोबारा से प्रीलिम्स देना, फिर मेंस देना, और फिर नहीं हो तो एक साल, केवल एक साल की बात नहीं होती, एक साल की वो सारी हिम्मत, दोबारा से वो बैठ के पढ़ना, उन्हीं चीज़ों को अब उनमें कमियां अपनी ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं कहीं हिम्मत हार सी गई थी। सेकंड अटैम्प्ट के बाद मेरा मन किया मैं इस लाइन को छोड़ ही देती हूँ, मेरी बहनें हैं, सबकी शादियाँ हो गई हैं, घर में कोई कमी नहीं है, तो यही कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैंने अपने पिता को बोला कि मेरा इसमें मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। तो वो कहते अब तो बेटा करना है। मैंने कहा क्यों?
बोले मुझे लगता है कि आप कर पाओगे। तो जो मेरे पिता ने कहा कि मुझे लगता है आप कर, मैंने कहा लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा, पटियाला में शायद मुझे वैसा माहौल नहीं मिल रहा है या और मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत है अपने सब्जेक्ट में। तो उन्होंने कहा फिर आप दिल्ली जाइए। अब दिल्ली तो मैं कभी गई नहीं थी, अपने घर से ही जल्दी से बाहर नहीं निकली थी। मैंने कहा दिल्ली अकेले रहना और कोचिंग करना, तो बोले कि हाँ सब करते हैं, आप भी करेंगे। फिर मैं अपनी बड़ी बहन के पास भी गई। मैंने कहा दीदी मुझे लगता है कि मैं कैसे कर पाऊँगी, हो पाएगा मुझसे? बहुत कहते तुम तो बहुत दिनों से बहुत पढ़ रही हो, तुम्हें तो बहुत नॉलेज ऑलरेडी हो गई है। मैंने कहा हाँ लेकिन फिर से 1 साल देना। तो उन्होंने कहा कि तो इतनी बड़ी ज़िंदगी में 1 साल ही तो और है। तो उनकी वो बात जो थी उसने मुझे बनाया, उसने मुझे हिम्मत दी, मैं गई। मेरा 3rd अटेम्प्ट में मेंस हो गया, लेकिन इंटरव्यू तो इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, लेकिन मेंस में शायद थोड़ी और तैयारी चाहिए थी। तो ओवरऑल मेरा मेन लिस्ट में नाम नहीं था, एक्सटेंडेड लिस्ट में था। फिर मैंने 4th अटेम्प्ट भी दिया, इम्प्रूव किया रैंक अपना, और मैं रेलवेज़ में आई। और आज मेरे रैंक में और भी अच्छी सर्विस मिल जाती है। हमारे समय में 15 साल पहले सीट्स काफ़ी लिमिटेड थी, लेकिन मुझे उस बात का बिल्कुल वो नहीं है, मलाल नहीं, क्योंकि रेलवे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे यहाँ बहुत एक्सपीरियंस मिला है लोगों को गाइड करने का, क्योंकि स्टाफ इतना है और ग्राउंड लेवल पे लोगों की मेहनत देखने को मिली है। तो आई फील माई सेल्फ लकी। मैम फिर आपने एक बुक हाँ लिखी है, उसके बारे में वो कैसे मतलब आपके मन में विचार आया उसको लिखने का, वो थोड़ा वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब जब आप ज़िंदगी में कहीं सेटल हो जाते हैं, जैसे मैं हो गई, तो अब आपको लगता है एंड हो गया, ख़त्म, अब तो हम समाज में कुछ बन गए हैं, हमें सिक्योरिटी मिल गई है, हमारी जॉब भी अच्छी है। तो आप अपने आप को उतना सा ही मान बैठते हैं। आपको लगता है आपने कुछ करके दिखाया है, आपको लगता है आपने तो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दिया, अब क्या है। अब आपको चाहिए अपनी जॉब में प्रमोशन, अच्छी पोस्ट, अच्छी जगह, बॉस से तारीफ, ना जाने क्या क्या चाहिए। अब और तरीके की आपकी एक्सपेक्टेशंस हो गई ज़िंदगी से। पहले तो आप ज़िंदगी से बहुत खुश थे कि आपको कुछ मिल गया, तब भी आधे ही खुश थे कि चलो रेलवे मिल गया। अब भी आप आधे ही खुश हैं। तो खुशी पूरी तरीके से मिलेगी कहाँ? आपने पूरा एफर्ट किया, आपको जो मिलना था आपको मिल गया। अब आप जॉब में अच्छा दे रहे हैं, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल नहीं रहा। अब लोग आपको लगता है अनफेयर है, अब आपको लगता है कि सिचुएशंस ठीक नहीं है, अब आपको लगता है कि आप ही को शायद पता नहीं है कैसे डील करना है। बहुत कन्फ्यूजन आ जाता है लाइफ में। और ऐसे में कई बार आपको उनसे भी सपोर्ट नहीं मिलता है जिनसे आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहते हैं। मे बी योर लव्ड वंस, योर ओन पीपल, या फिर आपको सीनियर जिसको आप अपना गुरु मानते हैं। कुछ आपको लगता है कोई आपको समझ ही नहीं रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। आप बहुत अनहैप्पी हो जाते हैं कि मैंने सब पा भी लिया तो पाया क्या। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, आप क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि मैं इससे ज़्यादा क्या करके दिखाऊं। अब मैंने प्रूव कर दिया, लोग अभी भी मुझे कैसे समझा सकते हैं, मैं तो बहुत समझदार हूँ। तो अपने बारे में जो गलत फहमियाँ, या हम जो अपने आप को बहुत छोटा समझ बैठते हैं, या फिर खुद को मैं कहूँगी पहचान नहीं पाते हैं। एक उपलब्धि जो कि काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन शायद उससे भी बड़ी उपलब्धि कुछ और हो। आप अपने आप को, लाइफ को एंड कैसे मान सकते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ 1-1.25 साल पहले। मैं समझती थी कि ये मेरी लाइफ का एंड है, एक अच्छी कुर्सी और अच्छी पोस्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मिले, मैं थोड़ा और अच्छा पावरफुल फील करूं और कुछ करके दिखाने का दम रखूं। पर वो हो नहीं रहा था। अब वो हो क्यों नहीं रहा था ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके ना होने की कोई वजह भी नहीं समझ आ रही थी। नॉर्मल कोर्स में चीज़ें ब्यूरोक्रेसी में होती हैं तो नहीं हो पा रही थी। फिर अचानक से मैं बहुत ही दुखी हो गई। बात छोटी सी थी, लेकिन जब आपको दुखी होना हो तो आप हो जाएंगे, तो मैं हो गई। फिर मैं भगवान से पूछने लगी, भगवान ऐसा क्या हुआ कि मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल रहा, मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा। तो मैं मेडिटेशन करने लगी। अब वो मेडिटेशन का आइडिया भी कहाँ से आया ये भी मुझे आज तक ध्यान नहीं, लेकिन आया। और जब मैंने मेडिटेशन किया, मैंने अपने चक्रास, जो आप जानते होंगे स्पिरिचुअल सेंटर्स होते हैं हमारे, 7 चक्रास होते हैं मेनली, वो मैंने अपनी बुक में मेंशन किया। उनको मैंने क्लीन करना शुरू कर दिया अपने मन ही मन में। उनके बारे में मैं थोड़ा जानती थी, ज़्यादा नहीं जानती थी। जब मैंने उनको क्लीन किया तो ना जाने क्या हुआ, मुझे हैप्पीनेस फील हुई। जो मैं इतना परेशान सी रहने लगी थी, गलत चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगी थी। पार्टी हो रही है तो मुझे लगता था हाँ थोड़ी देर के लिए भूल गया इंसान, और चीज़ों को पाके कुछ ख़रीद लिया तो अब इसी में खुशी, आप खुश हो रहे हो, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है। खुशी असल में नहीं थी, वो बहाने थे खुश रहने के। तो जब मेरे को लगा कि
चक्रास को क्लीन करने के बाद उसमें जब मैंने भगवान की ऊर्जा को महसूस किया, इमेजिनेशन, इसने कमाल कर दिया। अब मुझे अपनी गलतियां दिखने लगीं। मुझे लगा ये चीज़ तो मुझे खुशी नहीं देती, तो मैं इसे करती क्यों हूँ? इस चीज़ की तो मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है, तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं इसे लेती क्यों हूँ? तो जब मैंने अपने से क्वेश्चन किए, अपनी एनर्जी को ठीक करना शुरू किया, तो कुदरत आ गई हेल्प करने। तो मैं सोचती थी मेरी तो इच्छा सुनी ही नहीं जा रही है, पूरी नहीं हो रही है। बाद में मैंने रियलाइज़ किया वो मेरी इच्छा ही नहीं है, वो तो मुझ पे थोपी जा रही है। मैं तो खुश हूँ, मैं अपनी खुशी से बहुत दूर चली गई हूँ, क्योंकि दुनिया मुझे कह रही है आपके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और मेरे पास जो है उसकी वैल्यू मैंने ख़त्म कर दी। तो मैंने जो मेरे पास था उसकी वैल्यू शुरू करी, उसके लिए हैप्पी होना शुरू किया, थैंकफुल होना शुरू किया दिल से, और भगवान से जो है अपना एक रिश्ता बनाने का प्रयास किया, अपने आप से रिश्ता बनाने का प्रयास किया, अपनी उपलब्धि को माना, उसको जो मैं इतने सालों में छोटा समझने लगी थी या समझने लगी थी कि ठीक है, उसको मैंने रियलाइज़ किया वो कितनी बड़ी है, उसका इम्पॉर्टेंस एक पल के लिए भी मेरी ज़िंदगी से कम नहीं होना चाहिए। अपने आप को दोबारा जब खोजा तो बहुत कुछ पा लिया। तो अब मैं केवल एक ऑफिसर या एक माँ या एक बहू या एक पत्नी या एक औरत ही नहीं थी, मैं एक सोल थी, आत्मा, जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। बोलने की कला है, कुछ कहने की कला है, पढ़ने का हुनर है, सिखाने का हुनर है, और लिखने का है, और भी लिख रही हूँ। एक किताब मेरी ये आई है अभी, इट इज़ पब्लिश्ड बाय इनविंसिबल पब्लिशर्स, हाउ आई बिकेम द यूनिवर्स। बहुत सिंपल इंग्लिश में है, आप जब चाहेंगे इसको पढ़ पाएंगे। इसमें मैंने प्रोसेस लिखी है, अपना एक्सपीरियंस लिखा है कि क्या मुझे पहले दुखी कर रहा था और क्या ऐसे कैसे वही चीज़ फिर मुझे खुश करने लगी, क्या था जो मैं उसमें देख नहीं पा रही थी और क्या था फिर बाद में मैं देख सकी आफ्टर माई मेडिटेशन। तो मैं रिकमेंड करूँगी सभी को, इसलिए नहीं कि ये मेरी बुक है इसलिए भी कि हम सबको जानने का अधिकार तो है कि हमारी असली खुशी है कहाँ। तो ये आपको जो मेडिटेशन है, जो कनेक्शन विद लॉर्ड है, वो आपको सिखाएगा, और वो आपको आपकी जो छोटी सी दुनिया आप बना लेते हैं उससे बहुत ऊपर ले जाएगा और आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा। ऐसी शांति जो फिर जाएगी नहीं, और ऐसा खुदा के लिए, परमात्मा के लिए प्रेम जो आपको हर चीज़ से प्रेम करना सिखा देगा। मैम, आप हमारे शो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मैम की जो बुक है वो अमेज़ॉन पे आप जाके परचेज़ कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो हमारा जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आप अमेज़ॉन जहाँ पे बुक पब्लिश हुई है वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।